थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आज हम मिलकर इस पूरे पेपर को एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। मकसद ये है कि तैयारी आसान हो जाए और आत्मविश्वास बढ़े। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले पेपर का ब्लूप्रिंट समझेंगे, मतलब कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। फिर कुछ आसान नंबरों पर फोकस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव सवालों से मिलते हैं, एकदम क्विक विंस। इसके बाद पेपर के सबसे जरूरी हिस्से साहित्य और व्याकरण को देखेंगे और आखिर में इन सब बातों को मिलाकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। देखिए, किसी भी जंग में उतरने से पहले मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है ना? ठीक वैसे ही एग्जाम देने से पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना, ये जानना कि मार्क्स कहाँ कहाँ बटे हुए हैं, ये हमारी जीत का पहला और सबसे जरूरी कदम है। समझिए, ये हमारी सफलता का नक्शा है। खेल के नियम क्या है? सीधे सीधे 80 नंबर, 3 घंटे का समय। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सवाल नंबर 1 से 5 ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये वो हिस्सा है जहाँ से आप फटाफट नंबर बटोर सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आते हैं छोटे और बड़े सवाल, जहाँ आपकी असली समझ की परीक्षा होगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाना, बस यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, क्विक विंस यानी ऑब्जेक्टिव सवाल। यहाँ पर हमें अपना मोमेंटम बनाना है। ये वो सवाल हैं जहाँ कम मेहनत में पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगर इस सेक्शन पर पकड़ मजबूत हो गई तो समझिए कि आपने शुरुआत में ही एक शानदार लीड ले ली है। जैसे कि ये रिक्त स्थान वाले सवाल, ये सीधे सीधे आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। भक्तिन कहाँ से लिया गया है? महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं से। यहाँ कोई अंदाजा नहीं चलेगा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, ये फैक्ट्स हैं और ये आपको बिल्कुल पक्के पता होने चाहिए। अब ये सही जोड़ी मिलाइए वाले सवाल देखिए। टेबल में देखने से चीजें कितनी साफ हो जाती हैं, है ना? एक लंबी लिस्ट रटने के बजाय आप सीधे देख सकते हैं कि अतीत में दबे पांव का कनेक्शन ओम थानवी से है। ये जो विजुअल कनेक्शन बनता है ना, ये दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठता है और गलती होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ये भी एकदम सीधा सवाल है, कवि और उनकी रचना पर। जरा सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, इससे पहले कि मैं बताऊं। और सही जवाब है अ, निशा निमंत्रण। देखा, अगर फैक्ट पता है तो नंबर पक्के। बस यही तो खास बात है ऑब्जेक्टिव सवालों की। यहाँ आपकी सटीक जानकारी का आपको पूरा इनाम मिलता है। ठीक है, तो क्विक विंस तो हमारी जेब में है। अब इस बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ चलिए पेपर के दिल में उतरते हैं, साहित्य वाले हिस्से में। यहाँ सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ परखी जाएगी आपकी समझ, आपकी गहराई और किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने की आपकी काबिलियत। ये सवाल तो लगभग हर बार आता है। नाटक और एकांकी में क्या फर्क है? देखिए, बहुत सिंपल है। नाटक मतलब एक पूरी बड़ी कहानी जिसमें कई सारे एक्ट्स होते हैं, और एकांकी जैसा नाम से ही जाहिर है, एक अंक वाला। ये किसी एक घटना पर, एक हिस्से पर फोकस करता है। तो एक का स्कोप बड़ा है, दूसरे का फोकस गहरा। बस यही है मूल अंतर। अब अगर धर्मवीर भारती जैसे किसी लेखक पर 3 नंबर का सवाल आता है तो एक अच्छा जवाब कैसे लिखें? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है। पहले उनकी 1-2 मशहूर रचनाओं का नाम लिखिए, जैसे गुनाहों का देवता। फिर उनकी भाषा के बारे में बताइए कि वो सरल और आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते थे। और आखिर में उनकी लिखने की शैली, जैसे उनके व्यंग्य या भावपूर्ण वर्णन का जिक्र कर दीजिए। बस इतना काफी है एक पूरे जवाब के लिए। अब एक ऐसा सवाल जो सिर्फ रटने वालों को नहीं बल्कि सोचने वालों को चैलेंज करता है। ये पंक्ति है, क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? जवाब पर जाने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार छुपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब गुस्से को बहुत लंबे समय तक मन में रखा जाता है तो वो वहीं जम जाता है, ठीक अचार या मुरब्बे की तरह, और फिर वो हमारी आदत का, हमारे स्वभाव का एक पक्का हिस्सा बन जाता है। एक लंबे जवाब में आपको बस इसी आइडिया को पकड़ना है और इसे कुछ उदाहरणों के साथ समझा देना है।
चलिए अब जरा टेक्निकल बातों पर आते हैं, यानी व्याकरण और भाषा। ये वो सेक्शन है जहाँ प्रिसिजन की यानी सटीकता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ अगर आपको नियम पता है तो नंबर भी पूरे मिलते हैं। ये वो सवाल है जो आपके स्कोर को सच में बूस्ट कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है कवित्त छंद के बारे में, इसकी परिभाषा में क्या क्या लिखना जरूरी है। 3 बातें याद रखिए। पहला, यह एक वर्णिक छंद है। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। और तीसरा, हर चरण में 31 वर्ण होते हैं, जहां 16 और 15 वर्णों के बाद एक छोटा सा ब्रेड यानी यति होती है। परिभाषा में ये पॉइंट्स होने ही चाहिए। और हाँ, एक बात और, सिर्फ परिभाषा लिखकर मत छोड़िएगा, एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। उदाहरण देने से परीक्षक को ये साफ हो जाता है कि आपने सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को असल में समझा है। और यही एक एवरेज और एक एक्सीलेंट आंसर में फर्क पैदा करता है। ये एक और कॉमन कंफ्यूजन है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो देश के ज्यादातर लोग बोलते हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। और राजभाषा वो सरकारी कामकाज की भाषा है जिसे संविधान ने मान्यता दी है। तो एक है लोगों की भाषा और दूसरी है दफ्तरों की भाषा। सिंपल। तो हमने पूरे पेपर को अच्छी तरह से समझ लिया है, हर एक हिस्से को देख लिया है। पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सारी जानकारी का करना क्या है, इसे एक विनिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदलना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, असली जीत तब होती है जब ज्ञान और सही रणनीति एक साथ मिल जाए। तो आखिर में 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, पेपर के ब्लूप्रिंट को अपना गाइड बनाइए। दूसरी, शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव सवालों से आसान नंबर बटोरकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। तीसरी, व्याकरण में सिर्फ परिभाषा नहीं, उदाहरण भी जरूर दीजिए। और चौथी बात, लंबे जवाबों को हमेशा पॉइंट्स में या स्ट्रक्चर में लिखिए ताकि वो साफ साफ समझ में आए। ये 4 बातें आपकी सफलता की चाबी हैं। तो अब पेपर का पूरा नक्शा आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी तैयारी की रणनीति क्या होगी। आप कहां से शुरू करेंगे? कौन सा सेक्शन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही एक अच्छे रिजल्ट की गारंटी होती है।